चंबल के इतिहास में झांकें तो एक डाकू का नाम है जो कोई नहीं भूल सकता। उस डाकू का नाम है निर्भय सिंह गुर्जर। आपने अभी तक कई डकैतों की कहानी सुनी होगी, मगर यह ऐसा डकैत था जिसका अंदाज सबसे अलग था। वह शराब और शराब का बहुत शौकीन था। उसके गैंग में लड़कियों की भरमार रहती थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। निर्भय एक ऐसा डकैत था जो किसी से नहीं डरता था। वो मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देता था और इसी इंटरव्यू की तलाश में हम भी चंबलों के बीहड़ में गए थे। लेकिन वहां का जो नजारा था उसे देखकर हम परेशान थे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हम पत्रकारों की एक रात निर्भय गुर्जर के अड्डे में गुजरी थी। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे निर्भय गुर्जर और श्याम जाटव अपनी प्रेमिका नीलम और सरला के साथ संबंध बना रहे थे, जहां से विभिन्न प्रकार की हमें आवाजें सुनाई दे रही थी। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे सरला निर्भय के बिस्तर पर आधी रात को गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। खैर, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम रात को बारिश में चलते हुए निर्भय के अड्डे तक पहुंचे थे और कैसे हमारे सामने एक डकैत को निर्भय ने गोली मारी थी, तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा, जो कि वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। काफी रात हो चुकी थी। हमारे आसपास कम से कम 50 लोग थे, कुछ हथियारबंद और कुछ हमारी तरह। पर फिजा में कुछ यूं सन्नाटा छाया था मानो शमशान घाट में खड़े हों। निर्भय के हाथ में पैक था, पास ही बैक पाइपर की बोतल रखी हुई थी। निर्भय ने हमसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। हालांकि वो पूछ हमसे रहा था, पर निगाहें राम सिंह की तरफ थीं, जो उसी की नजदीक गुलामों की तरह खड़ा था। मैंने कहा कि कोई खास दिक्कत नहीं हुई और माहौल को अनौपचारिक बनाने की गरज से पूछा कि आप कैसे हैं। उधर से जवाब बड़ा ही अजीब आया और कहा कि अब यहाँ कोई एसी वैसी नहीं है, लेकिन देख लो जो है सब तुम्हारे सामने है। निर्भय के इस जवाब के साथ एक ठहाका गूंजा और सभी लोग हंसने लगे। उधर मैंने देखा कि पेड़ की आड़ में एक बिस्तर लगा हुआ है, जहां दो लड़कियां तेजी तेजी से हंस रहे हैं, और तभी एक टार्च लड़की के चेहरे पर लगी और मैंने देखा कि वह लड़की सरला जाटव थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। उधर माहौल बड़ा ही अजीब था। मैं जितना माहौल को अनौपचारिक बनाने की कोशिश करने में लगा था, वो उतना ही औपचारिक होता जा रहा था। निर्भय ने मुझसे पूछा कि पियोगे? मैंने मना किया कि मैं नहीं पीता। मना करते वक्त मुझे इस बात का खास ख्याल था कि कहीं उसे मेरा मना करना बुरा न लग जाए, लेकिन मेरी आशंका गलत साबित हुई। उस वक्त वहां बैठे हुए मुझे बेहद डर लग रहा था, पर मैं ये दिखाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था। मगर सच्चाई यही थी कि मैं सामान्य नहीं था। इसकी गवाही खुद मेरा चेहरा दे रहा था। अगले ही पल मुझे इसका एहसास भी हो गया जब निर्भय ने कहा, डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ के हम राजा हैं, चंबल के शेर निर्भय सिंह गुर्जर। साफ तौर पर निर्भय की इन बातों में आत्मविश्वास से ज्यादा उसका अभिमान ज्यादा झलक रहा था। मैंने कहा कि अरे नहीं, डरना कैसा, हम जानते हैं कि आप जुबान के पक्के हैं। जैसे हमें यहाँ तक बुलाया है वैसे बाहर भी छुड़वाएंगे। मैं ये कह रहा था, लेकिन अब तक जो नज़ारा देखा वो लगातार मेरे अंदर डर पैदा कर रहा था और सोच रहा था कि क्या सचमुच ये इतनी आसानी से हमें गिरोह से छोड़कर जाने देगा। निर्भय के साथ ये हमारी पहली मुलाकात थी। अब तक न जाने कितने पुलिस अफसरों, न जाने कितने खूंखार अपराधियों से हमारा पाला पड़ा था, लेकिन पहली बार यहाँ हमें शब्दों की कमी खल रही थी। कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ रहा था कि क्या कहें, कैसे बात शुरू करें। कहीं ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो निर्भय को खराब लगे और ये हमें बंधक बनाकर अपने पास रख ले। तभी मैंने देखा कि दूसरी तरफ से नीलम और श्याम एक बिस्तर पर लेटे थे। उधर सरला कहीं चली गई थी। जैसी ही सरला आई, श्याम और नीलम बैठ गए। नीलम चंबल के बाहर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि श्याम और नीलम के बीच संबंध है, लेकिन हिम्मत किसमें थी जो ये बात निर्भय तक पहुंचा दे। तभी मैंने निर्भय से कहा कि चंबल की जिंदगी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिल्मों में तो चंबल और दस्यु जीवन को एकदम गलत अर्थों में दिखाया जाता है। यहाँ ना तो घोड़े हैं और ना ही ऐसो आराम का वैसा कोई साधन
जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। जब हमने बात शुरू की तो आगे की बात खुद निर्भय ने बढ़ाई और उसने कहा कि देख लो, अब तुम लोग ही फिल्में बनाते हो, तुम ही दिखाते हो, देख लो यहाँ कौन सा नाच गाना हो रहा है, कौन से यहाँ घोड़े खड़े हुए हैं। निर्भय के मुंह से निकले इन अल्फाज ने हमारे बातचीत का एक और जरिया दे दिया। मुझे लगा कि चंबल में रहने के बावजूद फिल्मों में निर्भय की खासी दिलचस्पी है। वैसे यहाँ हम जानबूझकर डाकू की बजाय दस्यु शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि दस्यु या बागी को इस इलाके में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, जबकि डाकू शब्द से हर किसी को नफरत है। मैंने निर्भय की उस बात का जवाब दिया और कहा कि नहीं नहीं, हम तो पत्रकार हैं, फिल्में बनाना हमारा काम नहीं है, वो तो दूसरे लोग होते हैं। तभी इस बीच एक बार फिर हल्की सी बारिश होने लगी। बारिश की उन नन्ही नन्ही बूंदों की तरह हम भी निर्भय के साथ बातचीत में मशगूल हो गए। बातों ही बातों में ये पता चला कि गाहे बगाहे निर्भय भी फिल्में देख लेता है। डाकुओं पर तो नहीं, लेकिन हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कई फिल्में उसने देखी हैं, लेकिन जो फिल्में उससे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है नटवर लाल। दरअसल जब भी फिल्म देखने का मन होता है तो वह शहर से बाकायदा उस फिल्म की वीडियो कैसेट मंगा लेता था और फिर बैटरी के सहारे टीवी VCR चलता और पूरा गैंग एक साथ बैठकर फिल्म देखता था। इस बीच निर्भय से हमारी बातचीत जारी थी और हमारी नजरें गिरोह का मुआयना भी कर रही थी। हम साफ तौर पर देख रहे थे कि पास ही 2 बिस्तर और लग गए। एक बिस्तर पर एक जवान लड़का 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों के साथ अटखेलियां कर रहा है, तो दूसरा बिस्तर खाली पड़ा हुआ है। क्या ये खाली पड़ा बिस्तर हमारे लिए लगाया गया है? शायद ये सवाल अभी पूछना ठीक नहीं था। एक तरफ खाली पड़ी जगह में जहां खाना बन रहा था, अब आग बुझ गई थी। खाना बन चुका था मगर कोई भी खाना नहीं खा रहा था। शायद सबको निर्भय का इंतजार था कि कब वो शराब खत्म करे और कब खाना शुरू किया जाए। लेकिन कुछ तो शराब का सुरूर और कुछ हमारी बातों में दिलचस्पी। निर्भय की खाने की में कोई दिलचस्पी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही थी। बातें फिल्मों की हो रही हैं और बातों ही बातों में हमने निर्भय से पूछ लिया, आप तो फिल्मों के शौकीन हैं, जैसे फिल्मों में दस्यु किसी लड़की से प्यार करते हैं या बदला लेते हैं, वैसा ही कभी आपके साथ भी हुआ है क्या? तभी निर्भय ने जवाब दिया और कहा कि फिल्मों में नकली दस्यु होते हैं, हम हैं असली दस्यु सम्राट निर्भय वीर सिंह गुर्जर। हम फिल्मों की तरह झूठ मूठ किसी को नहीं मारते, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ छल किया तो उसको अंजाम हम मुन्नी पांडे जैसे करते हैं। निर्भय ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, हमने अनजान बनते हुए पूछा, कौन मुन्नी पांडे? निर्भय को भी लगा कि हमने मुन्नी पांडे की कहानी नहीं मालूम है, तो उसने उसे मारने का वो वाकया हूबहू सुना डाला। तो मैंने कहा कि आपने ही मुन्नी को मारा था। उससे पहले अगर आपने मुन्नी पांडे की कहानी नहीं सुनी है तो वीडियो के अंत में उसका वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। निर्भय फिर बोला और उसने कहा कि जो हमारे साथ दगा करता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे उसके लिए हमें 7 समंदर पार या पाताल लोक तक क्यों ना जाना पड़े। अगर हम दगाबाज को छोड़ दिया तो फिर हम काहे के दस्यु सम्राट। निर्भय की इन बातों से हमें लगा कि अब उसे शराब चढ़ने लगी है, लेकिन अगली ही पल ये सिर्फ हमारा दिमागी ख्याल साबित हुआ जब हमने कहा कि आपने उसी को मार डाला जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। निर्भय बोला कि हाँ, हम करते थे उससे प्यार, लेकिन उसने तो हमें धोखा ही दिया था। हमने जो किया वह बहुत ठीक किया था। अगर कोई और दस्यु होता तो शायद उसे छोड़ देता, लेकिन हमारे यहाँ तो विश्वासघात की एक ही सजा है, वो है मौत। हमने उसके बदन का वो हिस्सा ही नष्ट कर दिया जिसके लिए वो हमें छोड़कर भागी थी। इन बातों को निर्भय इतनी सहजता से कह गया मानो वो किसी कत्ल की नहीं, खाने पीने की बात कर रहा हो। रात धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी, हल्की बूंदाबांदी जारी थी, रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। दोनों चीजें मिलकर माहौल को एकदम भयावह बना रहे थे। इसी बीच भूख भी लगाई। निर्भय को तो भूख लगी थी या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं था, लेकिन शायद उसे हमारी भूख का अंदाजा हो गया और जल्द ही हम सब खाना खा रहे थे, पूरी और अचार। पीने के लिए बारिश का पानी जिसे बड़े ही सलीके से उन ड्रमों में भरा जा रहा था, जिन्हें गैंग हर वक्त अपने साथ रखता था। हमने शायद कभी खाना ऐसा नहीं खाया जहां अचार के साथ पूरी खानी पड़ रही थी, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि ये भोजन भी आज बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। 10 गिरोहों में पूरी को व्यंजन माना जाता है और ये यदा कदा और फिर किसी त्योहार में ही बनाई जाती हैं।
आज पूरी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम निर्भय के मेहमान थे। हम जिस चादर पर बैठे थे उसके ऊपर प्लास्टिक का तंबू लगाया गया था, यानी हम बारिश से बचे हुए थे। उधर बाकी सब लोग जिन पर पहरे की जिम्मेदारी थी या गिरोह के दूसरे डाकू या तो किसी पेड़ के नीचे खड़े थे या फिर प्लास्टिक की चादर ओढ़कर खुद को बारिश से बचा रहे थे। मगर इस सब के बावजूद हर आंख पूरी तरह सजग थी, एकदम चौकन्नी। नींद धीरे धीरे हमें अपने आगोश में ले रही थी। उधर निर्भय पर शराब का सुरूर चढ़ने लगा था। अब तक वो 2 बोतल खत्म कर चुका था। निर्भय तेजी से चिल्लाया, पहरेदार। जितनी तेजी से सन्नाटे को चीरती निर्भय की कड़क आवाज गूंजी, उतनी ही तेजी से कहीं दूर से जवाब आया, हाँ मालिक। पहरा चेक करने का ये निर्भय का एक खास अंदाज था। चूंकि अब निर्भय और हम खाना खा चुके थे, लिहाजा अब बारी थी पूरे गिरोह के खाना खाने की। हर किसी को खाना लेने के लिए चूल्हे के पास जाना पड़ रहा था। खाने खिलाने की जिम्मेदारी थी कुछ खास लोगों पर। ये खास इसलिए है क्योंकि ये पूरे गैंग में सबसे अलग दिखते थे। ये गंजे हैं। जब सबने खाना खा लिया तो बचा कुचा खाना उन्हीं गंजे लोगों को मिला। उधर निर्भय अब मस्ती में कुछ गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये अंदाजा जरूर लग रहा था कि वो पूरी तरह मस्ती में है। हम चंबल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले डाकू निर्भय गुर्जर के मेहमान बने हुए थे। किसी फिल्मी कहानी का प्लॉट लग रहा था, लेकिन सब कुछ हकीकत था। थोड़ी देर बाद जब सब ने खाना खा लिया तो लाठी ने चादर के नीचे से जंजीरें निकाली और उन गंजे लोगों को जंजीरों में बांध दिया जो अब तक सभी डकैतों को खाना खिला रहे थे। ये पकड़ है, इन्हें अगवा कर यहाँ लाया गया है और जब तक इनकी फिरौती नहीं आ जाती है इन्हें यूं ही यहाँ रहना पड़ेगा। दिन में गिरोह का सारा काम करना पड़ेगा और रात में जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ये सब बातें यहाँ आने से पहले हमें हमारे मुखबिर ने बता दी थी, जो अब तक गहरी नींद में सो चुका था। निर्भय और श्याम जाटव ने उसे भी कुछ पैग पिला दिए थे। श्याम भी नशे में पूरी तरह डूब चुका था। वैसे जो कुछ दिख रहा था उसके अलावा हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा था। जिस चादर पर हम लेटे थे वहां से निर्भय उठा और उस बिस्तर पर जाकर लेट गया जो खाली पड़ा था। उसके जाने के बाद जिस बिस्तर पर एक लड़का और 2 लड़कियां बैठी हुई थीं, वहां से एक लड़की उठी और निर्भय के पास चली गई। फिर देखते ही देखते निर्भय ने उस लड़की को अपनी बाहों में भरा और जल्द ही सिसकियां भरने की आवाज आने लगी। हालांकि वो बिस्तर एक पेड़ की ओट में था, लेकिन हम महसूस कर पा रहे थे कि क्या चल रहा है वहाँ। लेकिन हमारे लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की वजह यह थी कि पूरे गिरोह में हमें छोड़कर कोई हैरान नहीं था। बीच रात में मेरी एक बार नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि सरला श्याम जाटव के बिस्तर में नहीं है और ना ही निर्भय अपने बिस्तर में था। मैंने इधर उधर देखा तो दूसरी तरफ एक बिस्तर लगा हुआ था जहां निर्भय और सरला लेटे हुए थे। मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने बिस्तर पर चला गया। इसी तरह के सवालों के भंवर में गोते लगाते हमें कब नींद आ गई बिल्कुल पता नहीं चला। ये कहानी हमें वरिष्ठ पत्रकार ब्रज दुग्गल ने भेजी है। खैर, आप निर्भय, श्याम और सरला के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।